मे आई कमिंग सर? आइए। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताएं। सर मैं आबू रोड सिरोही से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th क्लास आबू रोड सिरोही एच इंटरनेशनल स्कूल से करी है। उसके पश्चात मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से करी है। उसके पश्चात सर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने 1 वर्ष काम किया है, और उसके पश्चात सर अभी मैं वर्तमान में सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर। 2011 में आपकी बीटेक हो चुकी थी। जी सर। उसके बाद में ही आप इंस्पेक्टर कब बने? सर मैंने 2014 का एग्ज़ाम दिया था और 2016 में मेरी ज्वाइनिंग आई थी सर। अच्छा, तब से आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। जी तो प्रमोशन नहीं हुआ आपका? सर अभी नहीं हुआ है प्रमोशन। कितना टाइम में प्रमोशन होता है? सर एक्चुअली वो जोन वाइज वेरी करता है। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? नासिक में सर, महाराष्ट्र नासिक जोन में। तो वहाँ डिले होते हैं मतलब? जी सर। और जल्दी कहाँ होते हैं प्रमोशन? सर अभी अगर करंट में देखा जाए तो दिल्ली के अंदर फास्ट है प्रमोशन। ऐसा क्यों होता है कि भाई एक स्टेट में जल्दी हो रहा है, एक में लेट हो रहा है? सर ये डिपेंड करता है कि जो सुप्रीडेंट्स जो हमारे सीनियर्स थे उनका रिटायरमेंट किस स्पेस पे हो रहा है सर। क्योंकि निरीक्षक के बाद प्रमोशन अधीक्षक के पद पर होता है जो सुप्रीडेंट कहलाते हैं। तो सर अगर ऊपर जो हमारे सीनियर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट कब हुआ था और उनका रिटायरमेंट की ईयर्स क्या है सर, उस पर डिपेंड करता है। सेंटर का जॉब छोड़ के आप स्टेट में क्यों आना चाह रहे हो? सर सेंट्रल की जॉब भी काफ़ी अच्छी आपको है। जानकारी इस बात की अच्छी तरह है कि नहीं कि आपको यहाँ एक मान लीजिए एसडीएम भी बना दिया जाता है, जी तो सर। एक बहुत छोटे से ब्लॉक में आपको एसडीएम बनाया जाएगा, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं होगी, आपका चैम्बर अच्छा नहीं होगा, आपको एसी की सुविधा भी नहीं मिलेगी, कूलर से आपको काम चलाना पड़ेगा। आप एडजस्ट कर लोगे? जी सर बिल्कुल। अच्छा, इतना लगाव है आपको राजस्थान से? सर राजस्थान से भी लगाव है, और साथ में सर जो एसडीएम बन के आरएएस के अंदर जो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, वो टैक्सेशन के अंदर एक सीमित दायरा है जो मेरे पास, उससे कई ज़्यादा सर बेहतर मानता हूँ मैं उसे। वैरायटी में आप विश्वास रखते हैं? जी मतलब राजस्थान और भारत दोनों में क्या वैरायटी है, क्या सर विविधता है मतलब? ये सर राजस्थान भी अगर हम देखा जाए तो जोग्राफिकली काफ़ी डाइवर्स है। तो उस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत है, और उसको हम मैक्रो लेवल पे लेकर अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी है सर। कैसे? सर जैसे हिमालय हमारे नॉर्थ में है, साउथ में हमारे पास पेनिनसुला है, राजस्थान एक डेजर्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ईस्टर्न में हमारे पास प्लेन एरिया है सर। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण पहनावा, खान पान, भाषा, इस सब में सर वैरायटी मिलती है सर। पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों की परिभाषा दीजिए। यस सर। सर माउंटेन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टोपोग्राफिकली अ रेस्ड सरफेस अबव द ग्राउंड, बट सर उसका जो टॉप होता है वो प्लेन नहीं होता है। प्लेट्यू के अंदर अगर हम देखे जाए तो वो भी एक रेस्ड सरफेस है अबव द ग्राउंड, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो प्लेन कंसिडर कर लिया जाता है, और प्लेन्स हैं जो सर ये एक समतल मैदान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये राजस्थान में तीनों मिलते हैं? जी सर। सर माउंटेनियस रीजन सिरोही और अरावली वाला है। पठार जो है सर वो अगर हम देखें तो हाड़ौती का पठार भी है, और उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, भोराट का पठार है, और प्लेन सर बनास प्लेन से माही का है प्लेन, ऊपर बाणगंगा का प्लेन है, घग्गर के मैदान भी है सर। एग्रीकल्चर क्या होती है? सर एग्रीकल्चर इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अच्छा, सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन के लिए ही है? सॉरी सर, मैं इसको थोड़ा और बताना चाहूँगी। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं और फूड ग्रेन्स भी हैं, और कुछ क्रॉप्स जो जानवर हैं या जो एनिमल्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए भी रहती हैं सर। अभी आपका जीवन दर्शन क्या है, और आज से 60 साल के हो जाओगे आप, तब इसमें क्या अंतर आएगा? सर अभी जो मेरा जीवन दर्शन है सर, मैं इस थ्योरी में बिलीव करता हूँ कि लिव एंड लेट लिव, और जो वर्क एट हैंड है उसको सर पूरी एक्सीलेंस के साथ में करना चाहता हूँ। और आज से 60 साल बाद मेरा जीवन दर्शन यही रहने वाला है, लिव एंड लेट लिव। उस समय हो सकता है कि मैं अपना काम उतनी एक्सीलेंसी से ना कर पाऊँ,
लेकिन अपनी पूरी ईमानदारी से ज़रूर करना चाहूँगा। समय के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ फिलॉसफी बदलती है, जी सर। तो सेम ही फिलॉसफी रखोगे आप 60 साल तक? सर मेरे हिसाब से लिव एंड लेट लिव वाली फिलॉसफी मुझे एक वेरिड इन्वायरमेंट के अंदर वेरिड लोगों के साथ एडजस्ट होने में काफ़ी सहायक रहती है सर। और जैसा परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, तो अपने आप में भी परिवर्तन करना अच्छा है सर। ठीक है। ऑनेस्टी और एफिशिएंसी क्या है? मैम ऑनेस्टी इज डूइंग योर वर्क with full integrity, I think so, and efficiency is doing your work with your full aptitude and with your full I'm not able to recall it. efficiency अपने काम को सबसे दक्षता के साथ करना है मैडम। अच्छा, आपको कहीं एसडीएम के पद पे अगर नियुक्त कर दिया जाता है, आपको दो व्यक्तियों का चयन करना है, एक बहुत ऑनेस्ट है और एक की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? मैम ऑनेस्टी, द पर्सन हु इज मोर ऑनेस्ट। क्यों? मैम एफिशिएंसी मुझे लगता है कि समय के साथ किसी में भी लाई जा सकती है, लेकिन ऑनेस्टी लाना मुश्किल है। मतलब ऑनेस्टी क्या है? इनग्रेन्ड क्वालिटी रहती है मैम पर्सन की। एफिशिएंसी मुझे लगता है कि अगर उसको ट्रेनिंग के थ्रू भी लाई जा सकती है मैम। ओके, अजमेर के बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्या है जो सबसे अलग बनाता है अजमेर को? अजमेर को मैम, अजमेर में जो हमें सांप्रदायिक सौहार्द मिलता है मैम, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन। लाइक जो ब्रह्मा जी का पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और मैम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, तो जो कल्चरल एसिमिलिएशन है वो इसको सबसे अलग बनाता है राजस्थान में। अगर मैं हिस्ट्री में ले जाऊं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो अजमेर को बहुत अलग बनाती है? मैम अजमेर के बारे में कहा जाता है कि इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता था, और उसके बाद मैम उससे पीछे मुझे ध्यान नहीं है मैम। अच्छा, मणिपुर में अभी जो केस चल रहा है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी मैम, बताइए थोड़ा। मैम मणिपुर में जो अभी रिसेंट क्लैशेस चल रहे हैं, वो वहाँ के दो एथनिक ट्राइब्स हैं, कुकी एंड मेती ट्राइब, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैम ये। और उसका एक रीज़न ये है कि जो मेती ट्राइब है, जो मणिपुर के अंदर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है और लैंड ऑक्यूपेंसी में कम है, उनको एसटी स्टेटस देने की उन्होंने मांग रखी है और वो उनको दिया गया है मैम। तो उसका जो कुकी ट्राइब है वो विरोध कर रहे हैं मैम। उसकी वजह से महिलाओं की स्थिति भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? मैम जैसा भी हमने रिसेंटली देखा कि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है मैम, इसके अंदर अभी हमने देखा कि काफ़ी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हुआ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि महिलाओं के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस हो रहा है मैम, वो अभी हमको देखने को मिला है और वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। बीटेक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है और अल्ट्राटेक सीमेंट में, ये किस पोस्ट पे जॉब थी आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट में? मैम रिसेंट उस समय हमें एज अ प्रोबेशनर में रिक्रूट किया गया था और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए हम लोगों को रिक्रूट किया गया था। क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? मैम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मैम किसी भी प्रोडक्ट को, जो करंट प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ करना, या फिर ऐसा कोई नया प्रोडक्ट खोजना जो उससे बेहतर क्वालिटी का हो मैम। एआई क्या है? मैम एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्या करते हैं हम? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम ऐसा डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। और इसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के तीनों कंपोनेंट्स हैं, लर्निंग, रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड फीडबैक, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं मैम। बट देयर इज़ नो इमोशन। यस मैम। तो मतलब जो एआई से जितने भी रोबोट्स बन रहे हैं या जो भी हम पार्ट कर रहे हैं, वो ह्यूमन को कभी बीट नहीं कर सकता। फिर भी मानव इतना ज़्यादा परेशान क्यों है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप जितना ज़्यादा डेवलप करोगे, ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? क्या कारण है इसका? मैम इसका एक सबसे बड़ा कंसर्न तो अभी जो आ रहा है वो जॉब्स को लेके आ रहा है, कि पहले जितनी भी मशीन्स थी वो मैकेनिकल जॉब्स को रिप्लेस कर देती थी, लेकिन एआई एक एज अ चैलेंज बन के आया है जिसने क्रिएटिव जॉब्स को भी चैलेंज दे दिया है मैम। जैसे म्यूजिशियंस, टीचर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इनको भी मैम चैलेंज दे दिया है। तो जो भविष्य में जो क्रिएटिव जॉब्स हैं वो भी इसके चैलेंज में आ गई हैं। इसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी तक दिखाया जा रहा है मैम। नहीं, जॉब्स कैसे नहीं बढ़ेगी? एआई आ रहा है
तो ग्राफिक्स में आपके पास बहुत जॉब्स बनेगी, कोडिंग्स में आपके पास बहुत जॉब बनेगी, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में जॉब्स आपके पास डेवलप होगी। तो कहाँ कैसे इफेक्ट कर रही है जॉब का अवसर तो मिल रहा है आपको मैम एआई से? जॉब्स का अवसर मिल रहा है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि मैम मैकेनिकल जॉब्स भी रिप्लेस हो रही हैं, क्रिएटिव जॉब्स भी रिप्लेस हो रही हैं, और एआई द्वारा जो भी जॉब्स दी जाएंगी उसके लिए हायर स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है मैम। जो एआई जॉब्स देने वाली है उसमें हायर स्किल सेट की बहुत ज़रूरी है। तो हम सिर्फ हायर स्किल ना हो इसलिए हम कह रहे हैं कि एआई हमारे लिए गलत है? नहीं मैम, हायर स्किल सिर्फ इसी के लिए नहीं कह रहे मैम। एआई कुछ एक ऐसे ऑटोमेशन जनरेट कर देगी, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर हम इसको एमिनेशंस के अंदर भी एआई यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ऐसा बड़ा चैलेंज ला देगी कि जो एमिनेशन है वो फार मोर डेंजरस हो जाएंगे मैम ह्यूमैनिटी के लिए। तो किसी भी मशीन्स को वो इतने हाई लेवल हाई टेक तक लेके चली जाएगी मैम कि उसके जो डैमेजेस हैं वो अभी तक शायद मेरे को लगता है कोई समझ नहीं पाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला उनसे डैमेज। लास्ट अभी लेटेस्ट आपने कोई मूवी देखी जो एआई से रिलेटेड है? नहीं मैम, अभी तक नहीं देखी है। ठीक, थैंक यू। प्रतीक जी, आप प्रॉपर आबू सिरोही से बिलोंग करते हो, जी सर। और सिरोही हमारे राजस्थान में एक बहुत जाना माना नाम है। यस सर। पर्यटन की दृष्टि से आप देखते हो उसको। जी सर। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आबू रोड जो सिरोही है इसका हमारे अंग्रेजों के शासनकाल के समय भी जी एज ए कैपिटल डिवाइडेशन रहा था। तो जैसे अजमेर को उन्होंने राजधानी बनाया था, उसके बाद उन्होंने आबू को भी बनाया था। जी। तो इसके पीछे क्या कारण है? यस सर। सर आबू इसके पीछे सर मुझे अभी ध्यान आ रहा है दो कारण हैं। एक तो सर माउंट आबू जो है वो थोड़ा हाइट पे सिचुएटेड है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो टेम्परेट क्लाइमेट को बिलोंग करते थे, तो उनको ऐसी जगह जो थोड़ी कूल है या ठंडी है उनके लिए वो प्रेफरेबल थी। और दूसरा सर आबू रोड जो है वो वाया गुजरात, मतलब फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात एंड टू द कोस्ट ऑफ गुजरात, ये एक इम्पॉर्टेंट रूट पे पड़ता था सर, तो इसलिए इसको उन्होंने एज अपनी कैपिटल या फिर इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाया सर। हाँ, विद इन 6 मंथ्स ये यहाँ रहते थे। 6 मंथ्स अजमेर का था, 6 मंथ्स Okay. आबू का था, एज ए क्लाइमेट अकॉर्डिंग था विदर्भ। इसके साथ आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हमारा हुआ था। हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी ये सिरोही, जिसका 2 टाइम में इसमें इंटीग्रेशन हुआ था। जी सर। तो इसके पीछे क्या कारण थे? सर आबू की जैसा हमने बताया कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है और टूरिस्ट इम्पोर्टेंस भी है, तो इसको जो अर्स्टवाइल बॉम्बे स्टेट था वो भी इसे अपने पास रखना चाहता था, और राजस्थान भी इसे अपने पास रखना चाहता था। तो छठे और सातवें चरण में सर इसका इंटीग्रेशन हो पाया इसी कारण से सर। नहीं, जैसे राजस्थान का इंटीग्रेशन करने में प्रमुख रोल जो आता है वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जी सर। तो क्या उनकी ऐसी मानसिकता नज़र आती थी कि ये आबू को गुजरात में विलय करने के मूड में थे, इस वजह से बचाया हो? सर इससे तो मैं अनभिज्ञ हूँ सर, लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि गोकुल भाई भट्ट जो है राजस्थान सिरोही से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसके लिए काफ़ी रखा कि राजस्थान के अंदर ही माउंट आबू का विलय होना चाहिए सर। इसके विषय में कुछ लेटर भी जारी किया था हमारे उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। हीरालाल शास्त्री ने लिखा भी था कि राजस्थान एकीकरण का मतलब ही गोकुल भाई भट्ट है, और इनके बिना राजस्थान एकीकरण संभव नहीं। तो ये तब जाके इसका विलय हुआ था आबू का। इसके साथ एक क्षेत्र और बचाया गया था, वो कौन सा था सिरोही का, जिसका विलय से आपके 7वें स्टेप में हुआ था? सर जो मुझे ध्यान है सर आबू देलवाड़ा क्षेत्र। आबू अलग अलग है दोनों। हाँ, आबू एंड देलवाड़ा क्षेत्र था ये सर। तो ये आबू और देलवाड़ा का जो विलय हुआ था इंटीग्रेशन में, ये हमारा एक कमीशन गठित हुआ था। कौन सा कमीशन था, उसने रिकमेंड की थी कि इनका विलय इसमें हो जाना चाहिए? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कमीशन की। एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था डॉक्टर फजल अली के अध्यक्षता में, आपको उन्होंने तो ओके। तब जाके 7th स्टेप्स जो बना था उसमें जाके इन्होंने कहा कि आबू देलवाड़ा का विलय होना चाहिए। राजस्थान का हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसके बारे में बताया था। इसके साथ मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आप हमारे एक अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान की अपने आप में एक पहचान है, उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, कौन सी है? गुरु शिखर। इसका नाम गुरु शिखर क्यों पड़ा था? सर मैं What is reason of name of सर मैं गैस करना चाहूँगा सर। यहाँ पर मुझे लगता है गुरु वशिष्ठ थे जो, उन्होंने सर एक यज्ञ किया था और शायद उसी के उपलक्ष्य में इसका नाम
गुरु शिखर पढ़ा हूँ। इसकी चोटी की हाइट को लेके भी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, कोई 1727 बोल देता है, कोई 1722 बोल देता है। तो आप वहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्या राय है इसमें, उसके पीछे क्या क्लूज रहे होंगे? सर इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो मेज़रमेंट है, जो हाइट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कई बार सर उनके अंदर कुछ मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ उसके अंदर अगर दिक्कत आ गई होगी तो हो सकता है कि सर कभी 1727 या कभी 1722 आ गई आया हुआ है एग्जाम्स Yes, में, sir. ऐसा क्वेश्चन Yes, क्रिएट sir. हुआ है कई बार ऐसी स्थिति में। यस सर। और इसी गुरु शिखर को हम संतों के शिखर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो गुरु वशिष्ठ की आपने जो लॉजिक बताया उसके पीछे इश्यूज है, इसलिए इसको हम संतों का शिखर भी कहते जी हैं। आपको सबसे मेजर बात मैं एक बताना चाहूँगा, जैसे आपकी ये बॉर्डर पे पड़ता है माउंट आबू, जब देखने को आता है कि हमारे पर्यटक बहुत सारे वहाँ आते हैं जाते हैं, लेकिन गुजरात का वहाँ बहुत ज़्यादा रस रहता है पर्यटक यूनिवर्सिटी, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे राजस्थान पे पड़ता है या हमारे जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन पे भी पड़ता है, बताइए। सर एक रीज़न तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका पॉजिटिव रीज़न तो ये है कि रेवेन्यू काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिल जाता है सर। वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके अराउंड जो भी इकोनॉमी रिवॉल्व करती है वो तो काफ़ी अच्छा उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि सर अगर टूरिज़्म को सस्टेनेबल बनाना है तो हम लोगों को सर एक हद तक तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे माउंट आबू में कई जगह एडवेंचर टूरिज़्म भी होता है, तो कई बार वो एडवेंचर टूरिज़्म के माध्यम से वो कई बार ऐसे जोन्स या इको सेंसिटिव जोन में भी टूरिज़्म हो जाता है मैम, जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड है या रेगुलेटेड है। तो एक ये रीज़न मैं कहूँगा कि सर अगर ओवर टूरिज़्म अगर होता है तो उसका एक ये साइड इफ़ेक्ट है सर। वहाँ पे कुछ कमी भी नज़र आती है कि जो पर्यटन आते हैं उनको कहीं एक दुष्प्रभाव भी नज़र आता है हमें, जैसे आप देखते हो सीजनल्स होते हैं वहाँ, इस पर ड्रिंकिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पार्डन सर? जैसे ड्रिंकिंग का जो होता है, आप मदिरा पान जिसे कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के वहाँ रस रहता है। हाँ सर उसका एक रीज़न है कि गुजरात में क्योंकि उस पर पूछना लिकर चाह रहा बैन हूँ है, गुजरात में लिकर बैन है और इस कारण से जो टूरिस्ट हैं मेनली गुजरात से आते हैं और जो भी थोड़ा इसके प्रति जिनका लगाव है सर वो वहाँ पे आके मदिरा सेवन जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो अलाउड है सर राजस्थान के अंदर, इफ इट इज़ विद इन द लॉ तो देन वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आ जाए। एज ए एसडीएम आप वहाँ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? सर एज ए एसडीएम मैं ये करना चाहता हूँ कि इन केस आपको अगर वहाँ पे वो मदिरा सेवन ज़्यादा है सर तो वो बिल्कुल पब्लिकली नहीं होना चाहिए मैम। अगर वो पब्लिकली है तो वो थोड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है सर, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को जरूर इंश्योर करूँगा कि ये ऐसी चीज़ पब्लिकली ना हो सर, जो वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती है कि नक्की झील के आसपास का जो गार्डन एरिया है सर, वो वहाँ पर भी कई बार लोग ड्रिंक करते हैं, तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक, देखिए आप जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं, जी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है और ये सबसे पहले इम्पोज कब हुआ था इंडिया में? मैम ये इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और मैम ये ऑल ओवर इंडिया 1 जुलाई 2017 को मैम लागू हो गया था। सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू हुआ था जीएसटी? मैम स्टेट तो मुझे नहीं ध्यान है क्योंकि हर स्टेट ने अपना अलग अलग SGST एक्ट पास किया था, लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया ने डेवलप करा या फिर इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता था? मैम ये एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनली और 1954 में ये फ्रांस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड अभी बात हुई थी, उसमें क्या डिफरेंस है? मैम एटीट्यूड आई थिंक इट इज़ दी योर वे ऑफ वर्किंग। मैम इफ़ यू आर टेकिंग एनीथिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली, किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं और उससे आप कैसे इंस्पायर होते हैं। एप्टीट्यूड इज़ योर एफिशिएंसी टुवर्ड्स योर वर्क। ठीक है। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मैम आर्टिकल 21A इज़ द फंडामेंटल राइट विच गारंटीज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल डिग्निटी। ठीक है। अजमेर की बात हुई थी, अजमेर में जैसे आपने बताया कि सांप्रदायिक सद्भावना है, अगर वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं और आप वहाँ के SDM रहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या एक्शन रहेगा? क्लैशेस हो जाते हैं अगर? जी, और वो वायलेंस के लेवल पे है। जी मैम अगर सबसे पहले एज अ SDM में अगर वहाँ तैनात हो तो सबसे पहले तो मैम एज अ प्रिवेंटिव मेजर
मुझे वहाँ पे जो पीस कमिटीज़ हैं, हम्म, जैसे अलग अलग पीस कमिटीज़ बनती है अलग रिलीजन की, उनकी जो पीस कमिटी के हेड्स हैं उनसे कंटिन्यूस कॉन्वर्जेशन में रहना चाहिए। और वायलेंट क्लैशेज में मुझे लगता है कि तुरंत ही नहीं होते हैं, उसके पीछे एक बड़ा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को पूरा अच्छी तरीके से विजिलेंस में रखना चाहिए मुझे। और इनकेस वायलेंट क्लैशेज हो जाते हैं उसके बावजूद भी, तो तुरंत लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल करना, और साथ ही में जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको रोप इन करके उनके रिलीजन के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स का उनको समझना, और फिर मैम उनकी जो भी डिमांड किस कारण से हुए हैं उसको देखना। मैम ठीक है, आपने सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम करा है। सीमेंट इंडस्ट्री मतलब सीमेंट सबसे पहले बनता कैसे है? इसमें मैम सीमेंट जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट की खुदाई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक काफ़ी बड़े प्रोसेस से अंडरगो होके क्लिंकर की फॉर्म में जनरेट होता है, और क्लिंकर को जब हम पीसते हैं तो वो सीमेंट का रूप लेता है। मैम जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके कुछ हेल्थ के अंदर नुकसान है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। अगर आप किसी ऐसे कार्य मतलब एरिया में कार्यरत है जहाँ पर ऐसा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? और जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है? ये मैम सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी है, और फ्लाई ऐश का जो इमिशन होता है वो रहता है। मैम तो फ्लाई ऐश के लिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि हर सीमेंट इंडस्ट्री में एक ESP कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो फ्लाई ऐश को हवा में नहीं जाने देता है और उसको कैप्चर कर लेता है। और उस फ्लाई ऐश का जैसा कि अभी हमने देखा है कि उसकी फ्लाई ऐश की ब्रिक्स भी बनती हैं, और वो लैंड रिक्लेमेशन में भी काम आता है। मैम तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि प्रॉपर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है। और वर्कर्स की हेल्थ की बात है मैम, तो वर्कर्स की हेल्थ के लिए जो भी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो उनको प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उस चीज़ को देखना है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो आपके हिसाब से इंडिया का अभी जो अलाय है वो कौन सा नेशन होगा? एक नेशन। मैम मैं एक इसमें बात बोलना चाहूँगा कि हेनरी किसिंजर एक काफ़ी बड़े अमेरिका के राजदूत हुए, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में बोला था कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड परमानेंट फो। तो मैम इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, और मैम जो इंडिया के बेनिफिट में है और ओवरऑल वर्ल्ड की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए है मैम, इंडिया वो सारी स्टेप्स लेता है। अगर अभी नियर फ्यूचर में देखा जाए तो इंडिया की US के साथ भी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, और साथ में मैम इंडिया रशिया के साथ भी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करे हुए हैं। फ्रांस में अभी अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनको उनका हाईएस्ट अवार्ड मिला गया। आपको नहीं लगता कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस भी एक काफ़ी प्रोग्रेस पे है, जहाँ पर रशिया और USA के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? मैम फ्रांस के साथ तो इंडिया के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं। मैं थोड़ा इसे एलोबरेट करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल। फ्रांस जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद 1998 में सबसे पहले इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जो उपाधि दी थी वो फ्रांस ने दी थी, और सिविल न्यूक्लियर डील के बाद में भी US के बाद फ्रांस ही मैम हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। तो फ्रांस तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा ही है मैम। और फ्रांस और इंडिया में कॉमनैलिटी ये है मैम कि दोनों अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। फ्रांस EU का मेंबर है, लेकिन फ्रांस भी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, और दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए एम्फेसिस देते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी भी बात की थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या स्टैंड है? अपन को उसके लिए और काम करना चाहिए या फिर अपन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है? मैम बेशक इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया अगर नॉलेज इकोनॉमी बनना चाहता है तो मैम उसके लिए ज़रूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा GDP का रेशियो जाना चाहिए। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेटेंट एंड कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स फाइल हो रहे हैं, तो वो यही दिखाते हैं कि मैम इंडिया धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी प्रगति दिखा रहा है। इंडिया ने अभी जो राइस एक्सपोर्ट्स है उनको बैन कर दिया, उसको लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैम मैं सही मानता हूँ गवर्नमेंट का वो स्टेप, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो गेहूं की कमी है मैम, वो ग्लोबली हमको देखने को मिल रही है। तो मैम राइस का एक्सपोर्ट इसलिए बैन करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वीट का अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो राइस की डिमांड बढ़ेगी, और अपनी इंटरनल फूड सिक्योरिटी पे पहले हमको ज़्यादा ध्यान देना है एक्सपोर्ट के मुकाबले। आपको नहीं लगता अगर अपन ऐसे स्टेप्स ले, और अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं अभी रशिया से, रशिया ने बोला कि हम प्राइस कैप को लगाएंगे, उसके बाद अगर अपन को किसी चीज़ की बैडमिंटन के बारे में बात करते हैं, आपका हॉबी रहा है बैडमिंटन,
बैडमिंटन के अंदर जो डबल्स और सिंगल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और वुमेन और मेन के कितने सेट्स होते हैं? मैम वुमेन डबल्स और सिंगल्स में मैम फ़र्क ये है कि कोर्ट के डायमेंशंस का फ़र्क रहता है। उसमें मैम साइड लॉबीज जो रहती है डबल्स में वो भी काउंट होती है, और सिंगल्स में साइड लॉबीज को आउट माना जाता है। एंड एज फार एज वुमेन्स एंड मेंस सिंगल्स आर कंसर्न, वुमेन के अंदर मैम बेस्ट ऑफ 3 होते हैं और मेंस में भी बेस्ट ऑफ 3 सेट्स ही होते हैं मैम। ठीक है, थैंक यू। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? यस सर। राजस्थान से रिलेटेड कोई 2 खबर बताओ। यस सर, आज राजस्थान से रिलेटेड हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक अपना कमेंट दिया है सर कि आरपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है उसको ऐसे ही भंग नहीं किया जा सकता। और श्री राजेंद्र गूढ़ा जी हमारे जो पहले राज्य मंत्री थे अभी कैबिनेट में, उनको उनकी बर्खास्तगी को लेके सर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। राजस्थान की जो विधानसभा है उसका स्ट्रक्चर क्या है? यस सर, राजस्थान की विधानसभा में सबसे ऊपर गवर्नर की पोजीशन होती है, उसके बाद हमारे पास विधानसभा है सर, विधान परिषद नहीं है सर। तो गवर्नर सबसे ऊपर है, उसके बाद विधानसभा है सर। विधानसभा में वर्तमान में किस किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी कितनी सीटें हैं? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। इसका आइडिया नहीं है आपको? सर अगर आप बोले तो मैं गैस लेना चाहूँगा। हाँ, गैस लगाइए। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी आई थिंक 101 सीट्स हैं सर आउट ऑफ 200। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टी है सर, उसकी 86 सीट्स हैं। 86। और बाकी? सर आई थिंक 2-3 बीएसपी की सीट्स थी, बाकी सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। अभी भी बीएसपी का कोई कैंडिडेट है क्या राजस्थान में? सर अभी नहीं सर, मुझे ध्यान है सर, वो शायद मेरे को लगता है बीएसपी के जो कैंडिडेट्स थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं सर। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सारे उसमें मर्ज हो चुके हैं? सॉरी, इसका आइडिया नहीं है सर मुझे। अभी आप बात कर रहे थे इको सेंसिटिव। जी सर। इको सेंसिटिव क्या होता है? सर इको सेंसिटिव जोन्स ऐसे कुछ एरियाज हैं सर बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के, जहाँ पर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस का खतरा रहता है सर। वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन माने जाते हैं। हॉट स्पॉट? सर हॉट स्पॉट दे आर मोर इको सेंसिटिव जोन्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, जहाँ पर सर बायोडाइवर्सिटी का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर उनके ऊपर एक्शन अभी नहीं लिया गया तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में पहुँच जाएंगे सर। राजस्थान में कोई हॉट स्पॉट है? सर राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है सर। हॉट स्पॉट नहीं, इको सेंसिटिव है बस। सर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट राजस्थान में नहीं है। इको सेंसिटिव जोन सर मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि वो माउंट आबू वाला क्षेत्र है सर। लास्ट क्वेश्चन बताएं आप कि आपका जीवन का दर्शन क्या है? फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ। फिलोसॉफी ऑफ माई लाइफ इज सर लिव एंड लेट लिव सर। ये है फाइनल। यस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी इंटरव्यू खत्म हो चुका है आपका, अभी फीडबैक पे बात करेंगे तसल्ली में। जी सर। अब तसल्ली वाली। जी अब ये मुस्कान होनी चाहिए बस। ओके सर। आपकी ड्रेस अच्छी है, मणिपुर का आंसर आपने अच्छा दिया था, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, स्माइल बीच में कर रहे थे लेकिन लास्ट वाली स्माइल थी ना, ये वाली नेचुरल स्माइल आनी चाहिए। आप में कोई कमी निकालना बहुत जल्दी से कोई आसान काम नहीं है, कमी कोई आप में है नहीं, आप परफेक्ट हो। 1-2 मौका और दो, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाओ। जी बस थोड़ा सा फैक्चुअल पोजीशन को और ग्रोथ करो जिस पे गैस नहीं लेना पड़े। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें अपन को लोकेलिटी की जानकारी रखनी है। जी। अभी जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब स्ट्रक्चर ऑफ अपना जो बताया सर, पॉलिटिकल पार्टी का आपको पता होना तो वो चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। जी सर। नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें पर अपन को अपडेट रहना जरूरी होगा। बीएसपी के जितने भी एमएलए थे ना, वो सारे कांग्रेस में इंक्लूड हो गए थे। फिर सारे सर इंडिपेंडेंट मैंने कुछ बीटी पे आंसर है। इसलिए नहीं दिया था, आप अगर परमिशन आप तो अब बोल सकते हैं, अपन अब बातें तो कर रहे बोलो, feedback पे हैं। बात कर रहे हैं। आंसर हाँ। मैंने इसलिए नहीं दिया था सर कि मुझे लग रहा था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे सर 10th शेड्यूल के वो अकॉर्डिंग। चल रहा है, वो केस वो केस 10th चल रहा शेड्यूल है। अब वो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि आप 10th रिप्लाई शेड्यूल देते के तो वो क्वेश्चन ही उठने वाला था। हाँ, अगला इसलिए सर क्वेश्चन मैंने वो इसलिए अगला रोक क्वेश्चन दिया वही था। उठता। इसीलिए मैंने वही फिर रोक आपसे दिया। अनुसूची पूछी जाती है किससे दल बदल अनुसूची के तहत कौन सा 10th रूल शेड्यूल लागू के होगा। अंदर हुआ था, इसलिए मैंने सर रोक दिया क्योंकि उसका मेरे को फेयर आइडिया नहीं था कि वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी तक।
आप इस पोर्शन में थोड़े कमज़ोर लगे मुझे, राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में थोड़े कमज़ोर लग रहे हो। Latest सर पे थोड़ा आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट सर। हाँ, Definitely. उसको पढ़ो, अखबार को पढ़ो, बस अखबार में सारा कुछ हो जी, जाएगा। सर। न्यूज़पेपर जी, पढ़ोगे तो आप सब कुछ अच्छा कर लोगे। जी। विद स्माइल रिलैक्सेबल आंसर आप बहुत अच्छा दे रहे हो। थोड़ा सा बस ये सोचा आप एक जनरल बात कर रहे हो, इंटरव्यू का ऐसे मत सोचो मुझे इंटरव्यू, क्योंकि आपको कोई अट्रैक्शन नहीं करना सामने, अपनी एक फीलिंग्स को बताना है। जी सर। क्योंकि नॉलेज तो उनको ऑलरेडी पता है कि आप मेंस क्वालिफाई होकर जी यहाँ सर, पहुंचे हो, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जी सर बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल आप एसडीएम बन के आओगे, मस्त है। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक प्रतीक जी आपको। ओके मैम ठीक मैम एक कमी तो बताओ। लैंग्वेज स्टाइल भी अच्छी थी। अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है कुल मिला के। ड्यूल लैंग्वेज